इस देश के अंदर वामपंथी ताकतों की ध्रुवीकरण की जरूरत है, प्रगतिशील ताकतों के ध्रुवीकरण की जरूरत है। ऐसी सभी ताकतें जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखती हैं, उनकी एकजुटता समय की मांग है, ऐतिहासिक जरूरत है। आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि भाकपा माले लिबरेशन, जिसका प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ केंद्रीय कमेटी के सदस्य पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, उस पार्टी में लाल निशान पार्टी का विलय हो रहा है। और इसके पहले जो झारखंड के अंदर एमसीसी का विलय हुआ था 9 सितंबर 2024 को, और अब हलधर महतो जी हमारे साथ में हैं जो कि भाकपा माले के लिबरेशन के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। हमारे साथ में यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं राजेंद्र बाउके जी भी, जो कि लाल निशान पार्टी के महाराष्ट्र के नेता हैं, जिसका कि आज भाकपा माले लिबरेशन के अंदर विलय हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बहुजन संवाद की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा कि पूरा देश ये चाहता है, एक आम जो लोग विश्वास रखते हैं किसानों की, मजदूरों की और वंचित वर्गों की एकता के अंदर, वो लोग चाहते हैं कि पूरे वामपंथी ताकतों को, समाजवादी ताकतों को, वंचित वर्गों के लिए काम करने वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन एक साथ आते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आजादी के पहले ही एक साथ आ गए होते तो शायद आज देश का चित्र अलग होता और इस देश के अंदर वामपंथियों की, समाजवादियों की, प्रगतिशील ताकतों की एक सरकार होती, नहीं तो सबसे बड़ी ताकत के तौर पर वो आज होते। टिप्पणी डॉक्टर आनंद तिवारी जी की लेता हूं, 2 मिनट की टिप्पणी, फिर उसके बाद में और मुद्दों के ऊपर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। जी तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं इस ध्रुवीकरण को, वामपंथी ध्रुवीकरण को? पहले तो हम बधाई देंगे, इन लोगों को सलाम पेश करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों में विलय का समाचार हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। अब तक तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को खाली टूटते हुए सुना है। सबसे पहले वामपंथी आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक मजबूत आंदोलन थी, बाद में 62 को लेकर के सीपीएम अलग हुई, फिर सीपीएम से नक्सलाइट मूवमेंट निकला, वो अलग हुआ, मैंने खंड दर खंड उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां होती चली गई। और यही कारण है कि जो मजबूती आनी चाहिए थी वो मजबूती नहीं आ पाई और आज हम कहीं न कहीं से हाशिए पर आ गए हैं। लेकिन उसमें हम बधाई देंगे सीपीआई-एमएल को, इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है और खास करके हम आज के दिन हम अपने विनोद मिश्रा जी को, कॉमरेड विनोद मिश्रा जी को हम याद करना चाहेंगे कि इस पार्टी को अंडरग्राउंड से निकाल करके बाहर जिस संजीदगी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, हम बताएं पुरुषोत्तम जी, अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, यही अंतिम बैठक हुई थी भाकपा माले की विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में, बाहर आने से पहले अंडरग्राउंड की वो अंतिम बैठक थी। तो लेकिन उसके बावजूद जिस शालीनता, जिस सघनता के साथ भाकपा माले आगे बढ़ रही है, और खास करके मैं उसमें योगदान मानूंगा नौजवानों का, विद्यार्थियों का योगदान मानूंगा कि एक वैज्ञानिक धारा से, एक तकनीकी से लैस होकर के आप लोग लेकर के जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से होगा। हम याद करना चाहेंगे एक बार और एकीकरण का प्रयास हुआ था सन 2000 में, यहाँ मिर्जापुर में भवानीपुर का एक कांड हुआ था, उसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ जी ने आह्वान किया था, कुछ पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, उन्होंने कहा कि एक पर्चा मारो, और राजनाथ की पुलिस जाकर के 11 निर्दोष लोगों को नक्सलाइट के नाम पर इसी भवानीपुर में, मिर्जापुर के अंदर भवानीपुर है, वहां जाकर हत्या कर दिया था। और उसके विरोध प्रतिरोध में एक बार सारी कम्युनिस्ट पार्टियां तो एक साथ आती नहीं है, बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन उस कांड में मुझे याद है कि सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो अंडरग्राउंड नक्सलाइट पार्टियां थी, उन लोगों ने भी उसमें पूरी शिरकत की। और फिर उसके बाद हमको पता चला कि साल भर के अंदर ही करीब 10-12 नक्सलाइट पार्टियां अंडरग्राउंड तरीके से ही आपस में विलय की थी, एक ताकत बन रहा था। लेकिन वो ताकत भी अब चूंकि अंदर रह के तो आप काम नहीं कर सकते, जब भी होगा, भारत लोकतंत्र है, इसका संविधान है, इसका नियम कानून है, ठीक है उसमें दुश्वारियां हैं, लेकिन आंदोलन का परिणाम भी यहीं से निकलेगा। हम जब संसदीय व्यवस्था में हैं तो संसदीय व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, और फिर भाकपा माले निश्चित रूप से ये उसका सराहनीय कदम है। आप लोग आए हैं, आप लोग आगे बढ़िए, और हम तो ये कहेंगे
कि विलय तो हो न हो, लेकिन ये सबको मिलकर के, सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को, सारे वैचारिक लोगों को, वामपंथी साथियों को और उसमें समाजवादी साथियों के, हम तो बार बार कहते हैं कि समाजवाद के जितने भी समूह हैं, इन सारे समूहों को एक साथ आकर के अपनी छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी ईगो तो अपनी जगह आप बनाए रहिए, आप पार्टी क्या बनाए रहिए, लेकिन एकजुटता का भी जी एक बिंदु हमें तलाशते रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा भारत मजबूत होगा, हमारे भारत का मजबूत किसान आंदोलन जी मजबूत होगा और भारत विकास पथ पर आगे बढ़ पाएगा। एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई जी देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मैं जो है आपसे जानना चाहूंगा, लाल निशान पार्टी के बारे में आप कुछ बताएं, और इस पार्टी का इतिहास, और इस पार्टी के अंदर किस तरीके से आप, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक प्रक्रिया है जो काम करती है, वो प्रक्रिया कोई ऐसा नहीं है कि अचानक दो लोग मिल जाते हैं, एक लंबी प्रक्रिया होती है विलय की। विशेष तौर पर लेफ्ट की पार्टीज के अंदर तो तमाम सारे जो प्रोग्राम्स हैं, नीति है, सिद्धांत है, सबके अपने पेपर्स हैं, सबकी एक लाइन है। तो क्या किस प्रक्रिया से होकर के ये विलय हुआ, पहले जो अभी महतो जी के साथ बताया, फिर अभी इनके साथ, थोड़ा प्रक्रिया के बारे में आप बताएं, विलय की प्रक्रिया। देखिए, लाल निशान पार्टी के साथ हम लोगों का जो संबंध था वो लगभग 35 साल का है, मित्रता का संबंध। और पिछले 35 साल से हम लोग मिल करके काम कर रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे, और धीरे धीरे साथ साथ काम करते करते हम लोगों की जो है, जो आपसी समझदारी बढ़ी, उसमें लाल निशान पार्टी का जो किसान संगठन है वो हमारे अखिल भारतीय किसान महासभा का घटक बना। और लाल निशान पार्टी की जो ट्रेड यूनियन है महाराष्ट्र के अंदर हैं, ये ट्रेड यूनियन है हमारे CPI-ML का जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है एक्ट 2, उसके साथ जुड़ी। और यहाँ जो इनके साथ जुड़े हुए स्टूडेंट थे वो हमारे आयशा संगठन से सीधे जुड़े। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो इन 35 सालों में साथ साथ काम करते हुए राजनीतिक वैचारिक समझदारी हमारी जब बढ़ती गई, जो क्यों क्यों हम लोग मास फ्रंट पर जो है हमारी यूनिटी बढ़ती गई, और हम मास फ्रंट पर एक एक मंच पर ही जो है, एक मंच पर ही काम करते हुए आगे बढ़े। तो इधर जो है लंबे समय से बात तो चल रही थी, जब से ये जो फांसीवाद का बड़ा खतरा देश के अंदर जब सामने आया है, तो इस खतरे के खिलाफ जो है मजबूती से लड़ने और एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की शिद्दत से जरूरत महसूस साथियों ने भी की, हम लोगों ने भी की, और ये प्रक्रिया फिर जो है पार्टी विलय की तरफ आगे बढ़ गई। तो जी प्रश्न पूछा था, अब क्यों भाकपा माले में क्यों विलय हो गए। हम 1990 से इस पार्टी को ट्रैक कर रहे थे। जो एक बहुत बड़ा दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था, और वो प्रदर्शन इतना बड़ा था, 1 लाख लोगों का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था। और वो प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो लोग थे, जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी या शरीर पे कपड़ा नहीं था, जो अपने खुद की रोटी अपने कंधे पे ढो रहे थे, ये लोगों के प्रदर्शन देख के हमारे पार्टी में 1990 में एक उत्सुकता जाग गई थी कि ये कौन लोग आए, ये कौन लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और लाखों लोग वहाँ दिल्ली में थे। उस दिन में सारी टीवी चैनल ने उसका रिकॉर्डिंग किया था, टीवी चैनल ने उसका नोंद लिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उसका नोंद किया था। उसी दिन से हम रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये कौन पार्टी है। इस देश में बाई विचारधारा रखने वाली बहुत सारी पार्टियां मौजूद है, लेकिन भाकपा माले में जो हमने देखा, जो उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन से निकल के एक प्रकार के
जो आंदोलन में जो भी क्षतियां हुई, वो क्षतियां झेलने के बाद भी ये इन्होंने उनकी खुद की भूमिका बदली नहीं। आदिवासी हो, दलित हो, भूमिहीन हो, कामगार जिसे कारखानों में काम करने वाला श्रमिक हो, इनके बारे में जो भी इन्होंने आज तक 2025 तक जो भी भूमिका निभाई है, ये भूमिका हमारे लाल निशान पक्ष के जो भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिछली पीढ़ी के नेताओं ने हमें सिखाया थे, वो भूमिका और ये भूमिका एक ही रास्ते में चलने वाली भूमिका है। तो 2025 में 2014 से 2025 तक जिस प्रकार की सरकार हमने इस देश में देखी है, वो सरकार इस देश के पूंजीपतियों को अपने बगल में रख के पूंजीपतियों को उठाने का काम कर रही है, और इस देश के श्रमिक हो, युवक हो, और इस देश में काम करने वाले, इस देश को बनाने वाले 90% इस देश को बनाने वाले जो पीछे धकेल रही है, उनके जीवन में अंधकार लाने की कोशिश कर रही है। और एक तरफ से जो भी प्रेरणा आरएसएस ने ली है, जो भी प्रेरणा से आरएसएस के प्रेरणा से ये सरकार बनी है, उस प्रेरणा से इस देश में सरंजामदार शाही, पहले इतिहास में जो कुछ राजेशाही थी, जो एक तरफा चलती थी और इस देश के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था, इस तरह की राजवट इस देश में लाने की कोशिश इस सरकार ने की थी। इसके समान में जो जुझारू संगठन है, वो जुझारू संगठन भाकपा माले है। ये हमारी 2025 में पूरी पूरी तरफ से हमारा ये निश्चय हो गया कि ये जो संगठन है, इस संगठन में हमें जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा संगठन, कोई भी राज्य स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का संगठन जो है, जो खुद के बल पे, खुद के परिप्रेक्ष्य में, खुद के बल पे ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसके लिए जो दलित, आदिवासी, श्रम करने वाले जो कामगार है, उनके साथ में जो रहेगा, उनके साथ में रहने की हमारी लाल निशान पार्टी की एक सोच हो गई, और हमने उन पे आज विलय कर दिया। ये हमारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन था। हमने भाकपा माले में आज हमारी लाल निशान पार्टी जो है, वो विलय करने में हमें बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि जो हमारी पीछे वाली पीढ़ी ने हमें जो सिखाया था, जो भूमिका हमें दी थी, वो भूमिका निभाने में हम कामयाब रहे, ऐसा हम मानते हैं। इतना ही सुनील जी मैं इस वक्त कह सकता हूँ। नहीं, बहुत आपका शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से रखा। 35 वर्ष लगना, 90 से शुरू आपने सोचना शुरू किया, और 25 वर्ष तक लगातार जो है 35 वर्ष लगे, और आप एक निर्णय के ऊपर पहुंचे। मुझे हमारी कामना है कि ये प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि ये बात बराबर वामपंथी मोर्चा तो चलता रहा। 33 साल तक उसने बंगाल में राज भी किया, अभी भी जो है वो केरल के अंदर उसका राज चल रहा है। लेकिन जो एकजुटता की प्रक्रिया है, वो जिस तेजी से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि एक सीपीआई एमएल लिबरेशन जो दीपांकर जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो एक ट्रेंड सेटर का काम करेगी और वो प्रेरणा देगी पूरे लेफ्ट मूवमेंट के लिए। मैं 2 बातों के ऊपर टिप्पणी आपसे चाहता हूं, पुरुषोत्तम जी, बहुत शॉर्ट में दीजिएगा। एक बात तो ये कि क्या ये जो 9 जुलाई की जो हड़ताल है, जिसको एसकेएम भी उसका समर्थन कर रहा है, सीटीयू भी उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, देश भर के किसान और मजदूर संगठनों ने,
तो एक ये कि क्या इस संबंध में भी कोई बातचीत हुई है कि ये विलय के बाद में इस हड़ताल का समर्थन होगा? एक बात। दूसरी बात ये कि बस्तर में जिस तरीके से आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरीके से मारा जा रहा है और स्टेट रिप्रेशन की एक पराकाष्ठा है, उसके अंदर कोई सक्रिय भूमिका निभाने का काम सीपीआई एमएल लिबरेशन के द्वारा किया जाएगा? पुरुषोत्तम जी। देखिए, पहले सवाल पर तो यह है कि आज के इस एकता सम्मेलन के मंच से ही हमारे महासचिव ने इस बात का आह्वान किया है कि न सिर्फ हमारी ट्रेड यूनियनों को, हमारे किसान संगठनों को, हमारे खेत मजदूर संगठनों को 9 तारीख की हड़ताल को सफल बनाने के लिए लगना है, बल्कि पूरी सीपीआई एमएल को पूरी ताकत के साथ 9 तारीख की हड़ताल को सफल बनाने के लिए काम करना है। और इस बात का आह्वान आज इस एकता मंच से ही जो है हमारे महासचिव ने किया है कि पूरी पार्टी इसके लिए लगे और इस हड़ताल को सफल बनाए, क्योंकि ये हड़ताल सफल बनाना जो है आज के दौर के लिए अपने एजेंडे को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है, मजदूर किसानों के एजेंडे को स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जानते ही हैं कि ये जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, इस घटना की न सिर्फ हम लोगों ने घटना के बाद निंदा की और सरकार से जो है, सरकार ने जिस तरीके से माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की हत्या की है, क्योंकि उनको तो जिंदा अरेस्ट किया गया था और जिंदा अरेस्ट करने के बाद उनकी हत्या की गई है, जैसी खबरें आ रही हैं। तो ये अपने आप में जो है ये इस देश के न्याय कानून व्यवस्था सबको जो है एक तरफ करके एक किस्म से हिंसा का राज स्थापित करने की बात है। तो इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने बहुत मजबूती से स्टैंड लिया है और न सिर्फ इस घटना के बाद बल्कि इस घटना से पहले भी हमारे महासचिव जो हैं इस देश के तमाम जो नागरिक संगठन हैं, नागरिक समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें सरकार से अपील की गई थी कि भाई शांति वार्ता के लिए जब जो है माओवादी संगठन ने अपील की है तो सरकार को इस शांति वार्ता को शुरू करना चाहिए। इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर कोई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था तो वो अकेले हमारे महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य थे, जो नागरिक समाज के लोगों के साथ इस आवाज को जो है पार्टी की तरफ से स्वर दे रहे थे। और आने वाले समय में भी और पहले भी हम लोगों ने इसको आदिवासियों के खिलाफ इस सरकार द्वारा युद्ध की संज्ञा दी है। ये सरकार ने माओवादियों की आड़ में आदिवासियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों को कॉरपोरेट के हाथ लुटाने के लिए ये पूरा का पूरा युद्ध जो है आदिवासियों पर थोपा गया है और आदिवासियों का जनसंहार किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारी पार्टी पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और हम लोग जो है इस पूरे कांड की जो है निंदा करते हुए इस कांड की जांच की भी मांग करते हैं कि भाई आखिर क्यों एक जो है व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट कर लिया था तो आपने हत्या क्यों की उसकी? मतलब 6-7 बार जो है ये कहना कि हम शांति वार्ता चाहते हैं और उसके बाद में हत्या कर देना, ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और इस खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर लगता हो मोदी और अमित शाह को कि हमने हत्या कर दी, माओवादी नेताओं की हत्या हमने कर दी, उनके कुछ कमांडर्स की हत्या कर दी, तो बात खत्म हो गई और अब हम जो है बस्तर के संसाधनों को लूटने का काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वामपंथी ताकतें हैं, जो समाजवादी ताकतें हैं, उनको जरूर जो है आदिवासियों का शील्ड बन करके खड़े होने का काम जरूर करना चाहिए ताकि जल जंगल जमीन की लूट को रोकने का काम हो सके। मैं जानता हूं कि इसी दिशा में एसकेएम प्रयासरत है, इसी दिशा में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और अन्य ट्रेड यूनियंस जो हैं देश भर के वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ये विलय की प्रक्रिया जो चली है ये और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। जितना समय इस विलय में लगा इतना समय और आने वाले समय में नहीं लगेगा। और एक और ये अपील कि बिहार जो है
वो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। सीपीआईएमएल की ताकत बहुत बढ़ी है। पिछली बार जब